प्रिपेयर फॉर दैट। इसके बाद मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में हम देखते हैं बहुत कम अवेयरनेस होता है। ये एसएससी कहा जाता है इसको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 14,000 वैकेंसीज आती है इन अ ईयर। तो एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको क्या जॉब मिलते हैं, देखिए एक डेस्क जॉब मिलता है और एक फील्ड जॉब मिलता है। तो इसके थ्रू देखिए, डेस्क जॉब के थ्रू आपके ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज, हाँ, इसके बाद रेलवेज में, डिफेंस में, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर। तो इतना बहुत ही वेल रेप्यूटेड, जैसे आपने, अगर मैं आपको इनकम टैक्स ऑफिसर की बात बताता हूँ, क्योंकि हमने बहुत बार फिल्मों में वगैरह देखा होता है और फिल्मों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हम पे। अगर आपने रेड मूवी देखी होगी अजय देवगन की, तो अजय देवगन ने जो रोल प्ले किया है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आपने देखा उसकी क्या पावर होती है इस मूवी में। तो ये इस तरह का आपको जॉब मिलता है ग्रेजुएशन के बाद। बट इसके लिए भी सिलेबस क्या है, हाँ, और 12th अगर आपका 10th हुआ ही है ऑब्वियसली, या 10 या 10+2, मतलब ये CHSL की बात करो, अभी भी आप एलिजिबल है फ्रेंड्स, जिनका 12th हुआ है, मतलब अभी आपका सबका 12th हुआ है मेरे ख्याल से, आप ही का इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, तो यू आर आल्सो एलिजिबल। अभी इसका फॉर्म भी निकलने वाला है तो आपको बताया जाएगा। तो हो सके तो हमारे सेंटर कभी भी विजिट कर सकते हैं, मैंने आपको एड्रेस सर से भी मिलेगा। तो कोई भी आपके माइंड में अगर डाउट चलता है कि भाई अभी हम 12th के बाद कुछ एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है, तो वो प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, मैं आपको क्लास लगाने के लिए आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप आपके पेरेंट्स के साथ आइए फ्रेंड्स, मम्मी पापा के साथ आइए, अगर आपका कोई एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, उनके साथ आइए, हमसे काउंसलिंग लीजिए कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, हम यहाँ पे भी आपको बताएंगे। तो 10+2 के देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, LDC, ये लोअर डिविजनल क्लर्क होता है, स्टेनोग्राफर। मैं अगर सैलरी की बात करूँ, ये हमारे माइंड में चलता रहता है, इसलिए मैं बता दूँ। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ से यहाँ तक सैलरी जाती है इसकी, कुछ डिपार्टमेंट्स में 45,000 तक सैलरी मिलती है इस जॉब पे। फिर SSC एक MTS होता है, मल्टीटास्किंग, मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम जरूर दीजिए इसका भी, ग्रुप C का, है ना, 10th लेवल पे भी एग्जाम होता है। इसमें सब में क्या सिलेबस होता है तो देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ये 50 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस अभी हमने देखा, GK यहाँ पे भी है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब वही होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, मैथ्स की बात कर रहे हैं, वो 50 मार्क्स के लिए। इंग्लिश फिर से यहाँ पे है। तो आपको क्या पता चला, थोड़ी देर में ये पता चला होगा कि इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये चीजें, इस पे आपको फाउंडेशन पे अभी से वर्क करना कहीं ना कहीं जरूरी है। क्योंकि आप ये माइंड में रखिए कि जैसा ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, उसके बाद जो मैं कोई पहला फॉर्म फिलअप करूं, उसके बाद मुझे बस 5 या 6 महीने के विद इन 5 months आई शुड सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब। तो उसके लिए मुझे अभी से कहीं ना कहीं बेस बनाना, फाउंडेशन बनाना जरूरी है। जैसे यूपीएससी का फाउंडेशन 10वीं के बाद ही शुरू किया जाता है, 11वीं 12वीं से वो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे तो 8वीं 9वीं 10वीं से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वो आज की डिमांड है फ्रेंड्स, क्योंकि आज कंपटीशन उतनी स्टीप है ना। तो उसमें अगर हमें ये कट थ्रोट कंपटीशन चल रही है, तो उसमें अगर हमें सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, तो अभी से हमें कहीं ना कहीं शुरू करना जरूरी है। एकेडमिक को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है और सर को भी पता है कि एकेडमिक के लिए आपका कितना टाइम जरूरी है ना। उसके साथ ये भी रखिए। फिर उसके देखिए, ये Tier 1 है, ये Tier 2 है, उसमें हम इसको प्री कह रहे थे और मेंस कह रहे थे, है ना। तो यही है, इसमें फिर 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 200 मार्क्स के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज 200 मार्क्स के लिए, बस 400 मार्क्स का पेपर होता है। 4 आवर्स, मतलब 2 आवर्स मिलते हैं आपको। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो आपको एक बात पता चली होगी फ्रेंड्स कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है, द स्काई इज द लिमिट। बट बेसिक चीज पे आपको अभी से वर्क करना है, जो कि इंग्लिश को अभी से आपको इंपॉर्टेंस देना है, आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे किया जाता है मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा आपके साथ, थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट लूंगा, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में सर बताएंगे ही। तो एक सेकंड, मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम इंग्लिश पे बात करते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश के बारे में आपको बताया कि क्या होता है, आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तरफ जाइए, आप IBPS की तरफ जाइए, SSC की तरफ जाइए, इवन आप MPSC की भी बात करते हैं और UPSC की भी बात करते हैं, तो आपको यू हैव टू इस्टेब्लिश योर कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। मैं सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि जब इंग्लिश को सब्जेक्ट और लैंग्वेज ये आपको समझ में आता है तो बहुत बड़ा एक फिनोमिनल चेंज आप में आता है। कैसे? तो जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपने ये इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह लिया तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप उसके लिए एक इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट, बहुत बार हम देखते हैं बच्चों का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट फेवरेट होता है। सारे सब्जेक्ट किसी की फेवरेट नहीं होता, किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, तो वो उस सब्जेक्ट में अच्छा करता है। अब आपको अगर इसमें अच्छा करना है, ये जो बैंकिंग के लिए और मैंने एसएससी के लिए आपको जो बताया ये सब इनमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये जो एप्टीट्यूड है उसको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी आसान चीज है, आप उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। और इंटरेस्ट डेवलप करना मतलब क्या होता है कि एक दिन आपने क्वांट सॉल्व किया तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। आपको दो चीजें मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज को अगर आपको उसमें यू वांट टू फेयर वेल इन दैट पर्टिकुलर थिंग, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो एक तो आपका इंटरेस्ट होता है या फिर आपकी जरूरत होती है। जब आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है या फिर आपको हैंडओवर किया जाता है, असाइन किया जाता है, तो आप बड़ा अच्छा करते हैं क्योंकि वो आपकी जरूरत होती है, उसमें करना ही है आपको। नहीं तो फिर आपका अगर वो फेवरेट सब्जेक्ट है तो बराबर आप उसमें कर लेते। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह अगर देखा तो आप न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ रहे हो, उसमें जो नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर एनकाउंटर न्यू या डिफिकल्ट वर्ड, उसको मीनिंग एटलीस्ट आप देखने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इतनी भी क्यूरियोसिटी रखी तो इट विल टेक टू अनदर लेवल, है ना, आपका होराइजन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे आपने ग्रिप की तो ये अलग से करने की जरूरत नहीं होती, रीजनिंग उसी में आती है ना। रीजनिंग कोई भी लॉजिक समझना, लैंग्वेज के आधार पे हम किसी भी चीज का लॉजिक समझते हैं। उर्दू में अगर मैं आपको ब्लड रिलेशन दूं तो आप बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि आप सॉल्व करें। मैंने मलयालम में दिया या कानड़ी में दिया तो आप नहीं कर सकते। जब मैं आपको सवाल हिंदी में या मराठी में या इंग्लिश में पूछूंगा तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा क्योंकि सर सेशन को टेक ओवर करने वाले सुशांत सर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले उनके बारे में बताया, तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक वर्ड अगर लिखता हूँ, मैंने अभी एक वर्ड लिख रहा हूँ कन्फाइड। अब मैं बहुत बार बच्चों को ये सिंपल सिंपल वर्ड्स में पूछता हूँ, तो ये अगर हम देखें तो इनका मीनिंग बच्चों को पता नहीं होता। अभी मैं अगर मैं आपको सवाल पूछूं, अगर आपने इंटरेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको पूछता जरूर ये सवाल। तो कन्फाइड का मीनिंग क्या होता है, अगर हम बच्चों को पूछे तो बच्चे बोलते हैं कि उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि ये क्या कुछ नया वर्ड उन्होंने देख लिया। अब हालांकि क्या होता है, ये कन्फाइड में अगर मैं एनसी लगा दूं तो ये वर्ड हमें पता है कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंट पता है, मुझे कॉन्फिडेंटली पता है, बट आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फाइड। तो इस तरह की जो वोकैबुलरी है हमारी, वो इंग्लिश की प्रॉब्लम है, समझ रहे ना फ्रेंड्स। तो ये किस तरीके से डेवलप किया जाता है वो अभी तो, क्योंकि उतना टाइम नहीं अपने पास कि मैं पूरा इंग्लिश पे एक सेशन, बीच में कभी अभी जब हमारा ये लॉकडाउन जब खुल जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, तो मैं जरूर सर को रिक्वेस्ट करूंगा, टुंडलवार सर को। और पिछले बार भी सर ने अरेंज किया था हमारा एक बार सेशन ऑफलाइन। हम ऑफलाइन ज्यादा से बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हो सकते हैं, आपके डाउट्स क्या है, आपको क्या क्या क्वेरीज है, और मैंने जैसे कि बोला ही, आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं कभी भी। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके साथ कैसे डील करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रामर कैसे पढ़ना है, ग्रामर एक लिमिट तक ही पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा ग्रामर भी नहीं पढ़ना है आपको। एक तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक लास्ट में आपको सुझाव देना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, जो बैंक पीओ के या एसएससी के, है ना, दे आर फ्रीली अवेलेबल, है ना, ऑन इंटरनेट। प्लीज गो थ्रू, उसको गो थ्रू कीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कि ये लेवल क्या होता है, किस तरह का एग्जाम का पैटर्न होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो ये फैमिलियरिटी आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। नाउ आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द सेशन। बने रहिए सेशन में क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। सर आपको बताएंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ा जाता है, इस पे कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, और आपको कैसे ये फाउंडेशन का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। सर प्लीज। Good afternoon friends. Good afternoon. I am Sushant Bhagat. हम लोग it is most important subject maths, quantitative aptitude.
उस पर डिस्कस करेंगे। एंड जो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट जो होता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में SBI, IBPS, RBI, SSC सर ने जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज के जो भी एग्जाम्स की बात की, तो इन सभी एग्जाम्स में सारे जो जनरल कंपटीशन है, जो सारे अच्छे पोस्ट के कंपटीशन है, ऑफिसर लेवल एज वेल एज असिस्टेंट लेवल, सभी में यानी ऑलमोस्ट 90% एग्जाम्स में ये कंपलसरी सब्जेक्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग मैथ्स बोलते हैं। लेकिन ये मैथमेटिक्स से कैसे डिफर है, यानी कैसे डिफरेंस है ये दो चीजों में, तो वही हम लोग आज इस सेशन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और जिन स्टूडेंट्स को ये मैथ्स का डर लगता है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी होता है कि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ा डिफिकल्ट मैथ्स होता है, इस वजह से भी उनको और वो मैथ्स का डर रहता है, इस वजह से भी काफी सारे स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स का तैयारी नहीं करते हैं, यानी उनको पहले से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है ओनली बिकॉज ऑफ मैथ सब्जेक्ट्स। तो ये वो टाइप का मैथमेटिक्स नहीं है, या जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता उनके लिए भी, वो लोग भी डोंट वरी, ये वो वैसे डिफिकल्ट लेवल से या मैथमेटिकल फॉर्मूला से हमें करना ही नहीं होता है, ये हमें सिंपल लॉजिक से सोचना होता है, यानी इसीलिए इसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है, यानी जिसे हम लोग मैथ्स बोलते हैं, आप अगर इसको गूगल कर लो तो ये गूगल में भी आपको सिंपल एक डेफिनेशन या मीनिंग समझाएगा कि मैथमेटिक्स इन अ लॉजिकल वे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है जो भी मैथमेटिक्स हम करेंगे दैट इन लॉजिकल वे करेंगे, नॉट इन कैलकुलेटिव वे, यानी फॉर्मूला वे, फॉर्मूलाज अप्लाई करके नहीं करेंगे, लॉजिक यूज करके करेंगे, यानी डायरेक्टली उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे विदाउट डूइंग लेंथी कैलकुलेशन, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे Ito si Kwata. हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर बात करते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब्स के सिलेक्शन का अगर रेशो की बात करते हैं, तो आप में से काफी सारे लोगों को ये अवेयर होंगे इससे कि ऑल ओवर इंडिया ये सारी एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया होती है। बैंकिंग, जो सर ने सारे एग्जाम्स के डिटेल में नाम समझाए आपको, बैंकिंग सबसे बड़ा रिक्रूटर्स है गवर्नमेंट जॉब में, यानी साल में टोटल 10 एग्जाम्स लेता है, IBPS के 5, SBI 3, RBI 2, एंड ये 10 एग्जाम्स के थ्रू बैंकिंग सेक्टर में हर साल एवरी ईयर 60 to 65,000 वैकेंसीज भरी जाती है, 60 से 65,000 वैकेंसीज इन एवरी ईयर, और एक साल में 10 एग्जाम्स लेता है, यानी ऑलमोस्ट हर महीने आपको एक एग्जाम मिल रहा है। दूसरा, इंश्योरेंस सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर में जो 5 गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइक LICs है, 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, ये 5 गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज में अलग अलग पोस्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, ADO के लिए वैकेंसी आती है और असिस्टेंट पोस्ट के लिए आती है, ये सारे डिफरेंट पोस्ट मिलके साल भर में 20 से 25,000 रिक्रूटमेंट इसमें होता है, और काफी ये अच्छे पोस्ट माने जाते हैं। AA एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इट इज अ स्केल 1 ऑफिसर का पोस्ट, बैंक में PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, इट इज अ स्केल 1 ऑफिसर का पोस्ट। तो ये इतने जो सारे अच्छे पोस्ट है, वो उसके लिए क्राइटेरिया तो जैसे सर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा, एनी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, यानी सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, वेदर इट इज BA, BCom, BSc, यानी ग्रेजुएशन मस्ट है सारे बड़े पोस्ट के लिए। और जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोस्ट है जिसमें CHSL और MTS, ये 12वीं लेवल और 10वीं लेवल वाले स्टूडेंट्स भी इसको दे सकते हैं, यानी हम अभी 12वीं पास है तो आप अभी से गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करके गवर्नमेंट एग्जाम दे के उसे क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो, जो भी असिस्टेंट लेवल के और क्लरिकल लेवल के पोस्ट है, और जितने भी सारे इंस्पेक्टर रैंक एंड ऑफिसर लेवल के जो पोस्ट है उसके लिए आपके ग्रेजुएशन कंपलसरी है, यानी ग्रेजुएशन कंपलसरी चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन में परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कि 60% ही होने चाहिए, यानी अगर किसी को 60% नहीं बना तो आप ये गवर्नमेंट अच्छे पोस्ट पे नहीं जा पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, यानी आपका सिर्फ पासिंग मांगा जाता है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एज लिमिट है, यानी ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स की मैक्सिमम एग्जाम की एज लिमिट है 28, जो ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट है, और कुछ 12वीं लेवल और 10वीं लेवल के पोस्ट के लिए एज लिमिट कुछ का 26 साल है और कुछ का 27 साल है, 27 ईयर्स,
ठीक है। तो हाँ, तो मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करने वाला था वो ये है कि ये सारी जो एग्जाम्स आती है एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये ऑल ओवर इंडिया निकलता है। तो ऑल ओवर इंडिया जब वैकेंसीज निकलता है तो इंडिया में ये कुछ 2-3 स्टेट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं। तो उन स्टेट्स में ऐसा क्या होता होगा, या उन स्टेट्स के बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि वो सबसे ज्यादा अच्छे जो गवर्नमेंट पोस्ट है, यानी अगर सर ने जैसे बताया कि एसएससी थ्रू एक एग्जाम होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसके थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट है, सीबीआई इंस्पेक्टर का पोस्ट है, कस्टम्स एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट है। ये हमने फिल्मों में सुना है, मूवीज में नाम सुने हैं, ये ऑफिसर्स देखे हैं काम करते हुए। तो लेकिन हमें इन पोस्ट के नाम भी पता थे, लेकिन बस ये किस एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होता है ये नहीं काफी लोगों को पता होता है। तो ये एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। तो इन पोस्ट की अगर बात करें तो अपने नागपुर में भी आप देखोगे कि ये सेमिनरी हिल के तरफ ये सारे फुटाड़ा साइड ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिखेंगे। सीबीआई ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस है अपने नागपुर में, ठीक है। तो ये सारे ऑफिसेस में भी आप देखेंगे, और ये ऑल ओवर इंडिया का रेशियो है कि इनमें इन पोस्ट पे सबसे ज्यादा जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो कुछ ये 2-3 स्टेट से ज्यादा हो रहे हैं। एक है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है यूपी और एक हरियाणा। ये 3-4 स्टेट से सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, सारे बड़े जो ऑफिसर लेवल के पोस्ट एंड ये एसएससी के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अच्छे पावरफुल पोस्ट माने जाते हैं। तो ऐसा क्या होता होगा इन स्टेट्स में, और जबकि हमें पता है कि हमारे महाराष्ट्र का एजुकेशन स्टैंडर्ड देखो, डिग्री तो वो भी करते हैं, बीए बीकॉम बीएससी वो भी कर रहे हैं, और बीए बीकॉम यानी डिग्री तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि वो सबसे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, यानी सबसे ज्यादा, यानी अगर जो भी वैकेंसी है, तो ये अगर मान लेते हैं कि कुछ 10,000 सीजीएल के थ्रू वैकेंसी निकली, तो उस 10,000 में से 5 से 6,000 वैकेंसी पे इन 2-3 स्टेट के ही लड़के सिलेक्ट होते हैं। एक्चुअल दिस इज अ फैक्ट, यही रेशियो है सिलेक्शन का, यानी बिहार, झारखंड और यूपी से इतने ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। एंड बचा हुआ जो वैकेंसीज है उसमें रेस्ट ऑफ द पूरा इंडिया जो है, इंडिया के स्टेट्स है, उनके बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे क्या करते होंगे, जबकि हमको मालूम है कि हमारा महाराष्ट्र का एजुकेशन स्टैंडर्ड बिहार और झारखंड से कई गुना अच्छा है। बिहार से कई गुना अच्छा है, ये आप लोग भी जानते हैं, यानी हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो फिर भी वहां के स्टूडेंट्स, ये सारे बड़े पोस्ट की जब बात आती है, सारे अच्छे गवर्नमेंट जॉब लेने की बात आती है, तो वहां के स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो बस इसका एक ही सिंपल रीजन है जो मैंने मेरे 8-9 ईयर्स के करियर में फाइंड आउट किया। मेरे कुछ अभी फ्रेंड्स भी है जो वहां पे पटना में पढ़ाते हैं, तो जब हमारा डिस्कशन होता है तो वहां का एक अलग ही ट्रेंड हमने देखा। वहां का ये ट्रेंड देखा है हमने कि वहां का जो स्टूडेंट है जैसे ही 12 पास हो जाता है, 12 पास हो जाता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेता है, वो फर्स्ट ईयर से ही अपने डिग्री के साथ साथ यानी अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का यानी बैंकिंग और एसएससी का तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मैंने जो डिग्री में एडमिशन दिया, ये मुझे 3 साल बाद एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगी। मुझे क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी। लेकिन ये जो डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बेसिस पे डायरेक्ट कोई पोस्ट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आप डिग्री यानी एक ग्रेजुएट हो जाते हो, दैट मीन्स कि ये सारी बड़े पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी डिग्री सर्टिफिकेट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल दिस गुड गवर्नमेंट जॉब। यानी डिग्री सर्टिफिकेट आपके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी सिर्फ आप एलिजिबल होते हो लेकिन पोस्ट नहीं मिलती। जो अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए तो उसके लिए हमको इन एग्जाम्स का तैयारी करके ही जाना होगा, यानी एसएससी सीजीएल के थ्रू जाना है। तो एसएससी सीजीएल ये जो एग्जाम का सिलेबस है उसको वो वहां के लड़के अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं फर्स्ट ईयर से। अब फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर देंगे तो उसका एडवांटेज उनको क्या मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि इसका तैयारी शुरू कर देते, इसका मतलब डिग्री पे ध्यान नहीं रहेगा और वो डिग्री अपना फेल हो जाएंगे ग्रेजुएशन में। तो वो दोनों को साइड बाय साइड मैनेज करना होता है, जो आपको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हम सभी लोगों को मालूम है मैक्सिमम लोग जो डिग्री करते हैं यानी बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम आता है लास्ट का 1 महीना सीरियसली पढ़ाई करते हैं और अपना डिग्री जो भी अच्छे परसेंटेज में निकालते हैं। यस, इट इज अ फैक्ट, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो यही ऐसा ही होता है। सो ये सारी चीजें
हम लोग भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं। तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अभी से फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर देते हैं। यानी डेली का 2-3 घंटा भी आप अगर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इस सिलेबस को स्टडी करने के लिए अगर लगाते हो, दैट मीन्स कि ये आपका फ्यूचर के लिए अभी से प्रिपरेशन हो रहा है, और साइड बाय साइड आपका डिग्री तो साथ में बने हो ही रहा है। ठीक है, तो ये आइडियल, तो दिस इज द ओनली रीजन कि बिहार, झारखंड और यूपी, जहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा ना होते हुए भी सभी अच्छे गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा सिलेक्शंस वहाँ के बच्चे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यानी जैसे जैसे हमारे तरफ भी अभी अवेयरनेस आ रहा है, अभी हमारे कॉलेज में अपने कॉलेज स्टूडेंट्स यानी आप लोगों के लिए भी ये इस टाइप का एक वर्कशॉप या वेबिनार ये कंडक्ट हो रहा है, तो ये इसी के लिए हो रहा है कि आप लोग भी इसके अवेयर हो जाए इससे, और आपको डिग्री के साथ ही आपका कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन बैलेंस करना पड़ेगा, यानी दोनों स्टडी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके सिवा चारा नहीं है। क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक रुकेंगे, तो क्या होगा कि अगर आपका 3 साल में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ बेस ही नहीं है, और ग्रेजुएशन के बाद जब आप सोचना शुरू कर देते हो, तो फिर आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का या हमारे रिलेटिव्स का या फ्रेंड्स का भी एक साइकोलॉजिकली भी एक प्रेशर ये होता है कि हमें 1-1.5 साल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर 1-1.5 साल में कुछ जॉब का नहीं हो रहा, तो पेरेंट्स लोग भी बोलना शुरू कर देते कि अगर ये नहीं होता है तो जो भी छोटा मोटा कुछ देख लो। तो इसका मतलब कि उसके बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप लोगों के पास उतना ज्यादा फिर 2-3 साल का पेशेंस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस नहीं होता है 2-3 साल का, क्योंकि ये कभी कभी अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको 2 साल का 2.5 साल का भी टाइम पीरियड लग सकता है। तो ये इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर देंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से, तो जो आपको ये 2-2.5 साल का पीरियड मिलेगा, इसमें आप पहले 1 साल में एग्जाम्स के लिए इतने प्रॉपरली तैयारी हो जाएगी, यानी एक सारा सिलेबस से आप लोग गो थ्रू हो जाओगे, सारा स्टडी हो जाएगा, तो आप लोगों को एग्जाम्स का सारा आइडिया रहेगा, सिलेबस का पूरा आइडिया रहेगा, कंप्लीट स्टडी हो चुका रहेगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर में यानी आप फाइनल ईयर में जिस साल रहोगे, तो फाइनल ईयर के ईयर में क्या करोगे, इन सारी एग्जाम्स की यानी एसएससी की या बैंकिंग एग्जाम्स के फुल लेंथ जो मॉक होते हैं, फुल लेंथ मॉक यानी टेस्ट पेपर्स जो होते हैं, वो छुड़ाना चालू कर देंगे। और जैसे ही वो डेली लेवल पे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि पिछले साल का यानी 2019 का एसएससी का कट ऑफ कितना था, और मैंने जो एसएससी का सीजीएल का पेपर छुड़ा रहा हूँ, तो मेरा स्कोर कितना आ रहा है, इसका मतलब मैं उस कट ऑफ के नजदीक हूँ या नहीं, तो मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, और जो आपके वीक टॉपिक्स है उस पर वो इंप्रूवमेंट करने लेने के लिए। तो दैट मीन्स कि ये 2-2.5 साल में आप ट्रिमेंडस लेवल पे प्रिपेयर हो जाओगे। तो बस आपको वो वेट रहेगा कि मेरा कब डिग्री खत्म होता है और मैं नेक्स्ट ईयर ही ये एग्जाम देके, क्योंकि डिग्री कंप्लीट होने तक ही आपने सारी तैयारी अच्छे से करके रखी और ट्रिमेंडसली आपका ये प्रैक्टिस भी हो चुका रहेगा। ठीक है, तो दैट इज द आइडियल वे, क्योंकि अभी ये ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन है, तो सिर्फ पासिंग से नहीं, यहाँ पे आपको जो ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ निकलेगा उसको क्लियर करना है। तो इसके लिए आपको 4-5-6 महीने की तैयारी में नहीं होने वाला। आप इसको समझ लो कि आपका 1-1.5-2 साल का एक बहुत 8 घंटा भी पढ़ना पड़ता है ऐसा नहीं है। डेली आप इसके लिए अभी से अगर 2-3 घंटा देना शुरू कर दो, तो आपका 1 साल में कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ मेरा डिग्री खत्म होने के बाद मैं भी 1 साल के अंदर ये कोई अच्छे गवर्नमेंट जॉब पे लग जाऊंगा, जिसके लिए भी आप टारगेट करोगे। तो चलिए, मैंने जो एक इम्पोर्टेंट आपसे ये बात शेयर करनी थी कि कुछ ये जो इन स्टेट्स का जो रिजल्ट का है, तो ये उसका मेन रीजन क्या है, और ये अगर ये स्टेट के बच्चे ये सिलेक्शन ले सकते हैं, इतने ज्यादा तादाद में सिलेक्ट हो सकते हैं, तो हम लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बस हम लोगों को अभी से ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आते हैं इम्पोर्टेंट कुछ 4-5 ही क्वेश्चन लूंगा मैं, एक हार्डली 5-7 मिनट्स का है ना, 5 to 8 मिनट्स का सेशन रहेगा। चलिए, तो मैं क्वांट के लिए अप्रोच देना चाहूंगा आपको। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमको डिफिकल्ट मैथ्स नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यानी जिन लोगों को मैथ्स का डर है वो बिल्कुल डर निकाल दीजिए माइंड से, हमें बिल्कुल मैथ्स नहीं करना है। हर चीजों को लॉजिकली सोचना है, यानी अपना थिंकिंग लेवल इंप्रूव करना है, थिंकिंग एबिलिटी। आपका इसमें मैथमेटिक्स नहीं देखा जाता है इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपका सिर्फ थिंकिंग एबिलिटी देखा जाता है कि आप चीजों को कितने आसानी से सोचते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी कितने आसानी से सोच के सॉल्व करते हो। तो चलिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो कि हमने 6-7 स्टैंडर्ड में ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते थे। तो यहाँ पे सिंपल एक रूल पे हम लोग इसको सॉल्व करते थे, बोर्ड मास।
मैं आपको जिस रूल से हम लोग सॉल्व करते थे वो रूल भी, वो मैथमेटिकल मेथड भी समझाऊंगा, और इसका लॉजिकल अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी समझाऊंगा। यानी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर हमको रिजल्ट लेना है इन एग्जाम्स में, तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। यहाँ देखिए, तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले करते हैं हम लोग डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 3.2, यानी 3 सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर एडिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 3.2 इंटू 3.2 यानी 32 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका शॉर्टकट है 2 का स्क्वायर 4, 3 दूने 6 का, 6 का डबल 12 का 2, 1 कैरी, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। लेकिन ये 32 का नहीं था, 3.2 था, यानी ये 10.24 आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये 10.24 प्लस क्या था 251.36। बस थोड़ा 4-5 मिनट पेशेंस रखिए फ्रेंड्स, आपको मैथमेटिक्स का जो माइंड में डर है वही निकल जाएगा आपका। यानी क्या करना होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सारा चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इज इक्वल टू क्या है 703.87 माइनस क्वेश्चन मार्क, और हमको क्या निकालना होता है क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 478, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अपना एडिशन में गड़बड़ ना हो इसलिए मैं बैलेंस कर लेता हूँ, 0 बढ़ा दूंगा। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यानी 0 बढ़ा दूंगा। ठीक है, ताकि मैं इस 8 में बराबर ये 0 ही ऐड करूंगा और ये 0, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 0। ये बैलेंस इसलिए करना है ताकि गलती से हम इस 8 में 6 ना ऐड कर दे ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड डिजिट है तो ये बराबर यहाँ पे थर्ड डिजिट फिर 0 आएगा। ठीक है, तो 0 में ऐड होगा, तो ये कितना हो गया 8, फिर 7 प्लस 5 सॉरी 7 प्लस 6 कितना हुआ ये 13, 13 प्लस ये 4 17, 17 का 7 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और ये यहाँ पे 3 8, 8 और ये 2 10, 10 का 0, देन 1 कैरी, देन यहाँ पे पॉइंट आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस 0 2, देन 5 प्लस 5 प्लस 1 11 का 1, देन 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 2 7, इधर कुछ बचा ही नहीं, ये 1 हो गया था। तो 712 आया, लेफ्ट साइड हमने सॉल्व किया 712 इज इक्वल टू 703.87 माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू निकालना है, तो माइनस क्वेश्चन मार्क राइट साइड आके लेफ्ट साइड आके प्लस क्वेश्चन मार्क बनेगा, और ये 703.87 में से 712 लेफ्ट राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 712 सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 712.078 होगा। हाँ, तो अभी यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट बढ़ाने के लिए 0 बढ़ा देता हूँ। तो इज इक्वल टू अभी 703.870 में से 712.078 निकालना है, छोटे में से बड़ा नंबर निकालना है, तो जो कि नहीं होता है ना, तो बड़े में से छोटा निकालते हैं, साइन बड़े का आता है, यानी 712 में से ही क्या करेंगे 703.870 निकालेंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 7 गया 0, देन सॉरी ये 10 में से ये 8 गया, कैरी नहीं हुआ, 7 में से 7 0 था, 10 में से 1 कैरी आएगा, 10 में से 8 गया 2 पॉइंट आया, और 12 में से ये 4 गया 8, और साइन कौन सा बड़े नंबर का, दैट इज माइनस, यानी आंसर आएगा अपना फाइनल आंसर इज माइनस 8.208। दैट इज यहाँ पे कहाँ पे है, ये प्लस 8.208 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यानी नन ऑफ दीस है, यानी फिफ्थ ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीस। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये सारे एसएससी और बैंकिंग्स में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर्स के ही क्वेश्चन है, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिले कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल वे सॉल्व करने का, जो कि ये सारे सब इस टाइप के मैथमेटिकल मेथड्स देख के ही हम लोग घबरा जाते हैं, या जिनका मैथमेटिकल मैथ्स में टच नहीं होता है, अच्छा प्रैक्टिस नहीं होती है, हैंड नहीं होता, तो उन लोगों को लगता है कि काफी लेंदी करना होता है और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, जो कि ये आइडियली ये जो क्वेश्चन है अपने एग्जाम्स में 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होता है, तभी जाके आप पूरे पेपर में उतने दिए गए समय में उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, और तभी आपका उतना कट ऑफ क्लियर होगा, या कट ऑफ से ऊपर आप मार्क लोगे। तो अब ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करेंगे, जैसे कि जो रूल से हमने पढ़ा है, दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल रूल, और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो बोर्ड मार्क्स से करना है, तो इसी प्रकार से करेंगे, और इस प्रकार से करेंगे तो आप देख ही रहे हो टाइम कितना लग रहा होगा, यानी आपको ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी 2 से 3 मिनट का समय लग रहा होगा, और अगर 2-3 मिनट का समय लगाएंगे तो हम लोग एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, बी क्लियर, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जबकि हमको 1 मिनट के अंदर करना है, तो इसका
ये मैथमेटिकल अप्रोच ना जाते हुए हमको एक अंदाजे से सोचना होता है, क्योंकि हम लोग अभी ये ध्यान में दो, ये ध्यान दो इसका जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो है नॉर्मली 7th 8th स्टैंडर्ड का लड़का भी सॉल्व करेगा, क्योंकि उसे भी बोर्ड मास वाले कैलकुलेशन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन आते हैं। तो ये हमारे एग्जाम में क्यों पूछे जा रहे हैं? बिकॉज वो लोग अभी आपको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ये आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये सारे कैलकुलेशंस करो, ठीक है, ये सारे कैलकुलेशंस करो। तो आपको ये अभी हम लोग ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम दे रहे, तो वो चाहते हैं कि इन चीजों को आप फटाफट अपने लॉजिक से कैसे समझ पाओ। तो देखो मैं अभी, मुझे कैलकुलेशंस में नहीं फंसना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो ध्यान से देखो जो मैं समझाने वाला हूँ, अभी ध्यान से देखो, ये यहाँ की कोई स्टेप नहीं समझी होगी, छोड़ दो, डजंट मैटर। अब ध्यान दो जो मैं समझाने वाला हूँ। ये देखो 3.2 इंटू 3.2, मुझे शॉर्टकट आता था इसलिए मैंने स्क्वायर करके फटाफट आंसर निकाला। आप 32 इंटू 32 करोगे 1024 आएगा, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, मुझे भला ही शॉर्टकट आता है, मैं यूज नहीं करूंगा, मैं लॉजिकली देखूंगा तो उससे भी फास्ट कर लूंगा। यह देखो 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 9 होता है। अच्छा 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, ठीक है। 4 इंटू 4, 1 सेकेंड ना, मेरा स्क्रीन चेंज हो गया, हाँ 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। तो ये 3.2 है, 3.2 है, यानी 3 से थोड़ा बड़ा है 4 से। तो मुझे ये समझ में आ रहा है 3 इंटू 3 होता तो 12 होता, 3 से थोड़ा ज्यादा है तो 10 11 आ रहा होगा, 10 या 11 आ रहा होगा आसपास, डजंट मैटर कितना जा रहा है। तो मैं ले लेता हूँ 11 आ रहा होगा, ये 11 ले लिया। अच्छा ये यही पे समझा देता हूँ, ये देखो लगभग अंदाजे से समझ गया कि ये 11 है, ठीक है। ये कितना है, 250, 251, वो पॉइंट वाला जान दो, चिल्लर पैसा जाने दो, बड़ा बड़ा नंबर देखो, लगभग 251 है। ये कितना है, 450, पॉइंट वाला जान दो, बाद में देखेंगे। तो मुझे बताओ, अब अभी वही के वही जोड़ो, 450 और ये 250 कितना होगा, 700। 700 ऊपर का एक कितना हुआ, 701, ये एक ज्यादा था 250 को, 701। ये देखो 450 और 250, 700 हुआ, ये ऊपर का एक 701 हुआ, ये 11 712 हुआ, यानी राइट लेफ्ट साइड आ गया मेरा लगभग 712 है। पॉइंट का जाने दो, कैलकुलेशन छोड़ दो। अब ये 712 मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये राइट साइड जाके क्या होगा, माइनस होगा, और इधर का माइनस क्वेश्चन मार्क लेफ्ट साइड आके क्या होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। यानी मुझे ये दिख रहा है कि 703 में से ये 712 इधर का इधर जाके माइनस होगा, तो 703 में से 712 माइनस होगा, तो आंसर माइनस में आएगा ना। तो माइनस में मैं पट से देख लूंगा, चारों ऑप्शन में से एक भी माइनस में नहीं है, यानी मेरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मुझे ये देखने के लिए हार्डली 10-15 सेकेंड, शायद मैंने जो समझाया आप समझे होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो 3 इंटू 3 होता तो 9 होता, 3 से थोड़ा ज्यादा यानी 10 या 11 के आसपास आ रहा होगा। तो ये 450 और ये 250 700 और ये 11 711, ऊपर का एक 712, 712 इधर राइट साइड जाके माइनस होने वाला है, माइनस क्वेश्चन मार्क लेफ्ट साइड आके प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, यानी 703 में से मेरा 712 माइनस होगा, तो छोटे में से बड़ा नंबर माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। एक भी ऑप्शन माइनस में नहीं, यानी नन ऑफ दीज आएगा। एग्जैक्टली अपने एग्जाम्स में यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्यों, तो ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, सो आपको ऑप्शंस को यूज करना है, हमें ऑप्शन को यूज करना भी सीखना है, ठीक है। सारा हमें ही सॉल्व नहीं करना है, बस लॉजिक लगाओ, कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, ठीक है। यानी ये इन चीजों को आप आधे मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व कर देते हो, ठीक है, क्लियर। या देखो दूसरा बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो सिंपल दिख रहा है आपको, 91 इंटू 33 है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाद में सब्सट्रैक्शन। अब मुझे वैदिक मैथ्स का ये शॉर्ट ट्रिक आता है, मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार से होता है वैदिक मैथ्स में। तो ये देखो पहला स्टेप, ये राइट टू लेफ्ट करना है, पहला स्टेप 3 1 जा 3, इन दोनों का ये बीच वाला स्टेप, ठीक है। 9 3 27 और ये 3, 30 का 0 3 कैरी, 9 3 27 प्लस 3 33, उसमें से अभी सॉरी 9 3 27 और 3 30, यानी 3003 आया, 3003 आया, तो उसमें से मेरा 33 माइनस करना है, 33 माइनस करना है, ये 0 हुआ, और ये 10 में से 3 गया 7, और ये एक कैरी हुआ, 2970 आया, 2970 आया, यानी ऑप्शन नंबर 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वैदिक मैथ्स का शॉर्टकट आता था, तो मैंने फटाफट यूज किया। अब देखो ये शॉर्टकट ना सारे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट सीखते हैं जब हम लोग इन चीजों का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, शॉर्टकट पे भी शॉर्टकट सीखना तो है, लेकिन उसके बेसिस पे अपने लॉजिक्स और बढ़िया तरीके से डेवलप करने हैं। अब इन सवाल को ध्यान से देखो, मैं कोई शॉर्टकट यूज ना भी करूँ ना, तो भी इससे आधे समय में कर लूंगा इसे सॉल्व। या देखो इसका मतलब क्या है, 33 को 91 गुना करके बाद में एक 33 माइनस करना है ना,
तो 33 को 33 माइनस करना है, 33 का 1 गुना माइनस करना है ना, 33 का 1 गुना 33, तो 33 का 91 गुना करके 1 गुना माइनस करना है, यानी पहले ही मैं 90 गुना ही कर लूंगा ना। 33 को सिर्फ 90 गुना यानी 9 से गुना करना है, 0 लगा देना है। तो देखो 9 त्रिक 27 के साथ 2 कैरी, 9 त्रिक 27 और 2 29, 0 लग जाएगा, 2970 डायरेक्ट आंसर मिलेगा। देखो कितना सिंपल होता है। यस एवरीबॉडी क्लियर? जो मैं समझा रहा हूँ कि यानी चीजों को बस आपको समझना है। 91 इंटू 33 माइनस 33 अकॉर्डिंग टू मैथ्स के रूल से जाते हैं, तो हम लोग कोई अपना दिमाग नहीं लगाते, बोर्ड मास लगाते हैं बस। यानी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर मालूम है सब्सट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, ये निकल गया था अपना 3003, और फिर माइनस कर दो ये 2970। लेकिन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझो। अभी हम लोग, वही मैं समझा रहा हूँ कि अभी 7वीं 8वीं क्लास में नहीं है, नाउ वी आर अपियरिंग ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएट्स, तो इसका मतलब चीजों को हमें बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। यानी 33 का 91 करके 1 गुना माइनस करना है ना उसका, तो फिर मैं पहले ही 91 गुना क्यों करूं? 33 को सिर्फ 90 गुना कर दूंगा, यानी 9 से गुना कर दूंगा, तो 297 आता है, 0 लगा दूंगा। ठीक है, यस एवरीबॉडी गेट इट? तो आई होप कि ये मैथमेटिकल अप्रोच इस प्रकार से यूज करने होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं वो वही के वही देखने होते हैं हमको। सो ये हमें मैंने आपका ऑलरेडी 5 मिनट ज्यादा लिया है, ठीक है। सो लेकिन आज के सेशन में काफी आपने केयरफुली और काफी सिंसियरली अटेंड किया, उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। और आई होप कि आप सभी को ये वेबिनार काफी यूजफुल रहा होगा। यानी इसके थ्रू ये जो हमने, हमारी एक कोशिश है कि लड़कों में अभी के ग्रेजुएशन अपेयरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस आना चाहिए। और इन जो मैंने जो 3 एग्जांपल्स 3 स्टेट के नाम लिए हैं, कुछ बिहार झारखंड, तो इन स्टेट से भी अच्छा सिलेक्शन रेशो हमारे स्टेट से भी आना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर ये अवेयरनेस हम सभी बच्चों में अभी से आ जाएंगे, और मैं आपको एक एक श्योरिटी देना चाहूंगा कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन के साथ ही इन चीजों को, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टडी को अगर बैलेंस करके चलोगे ना, बैलेंस करके चलोगे, तो आप हर एक स्टूडेंट के पास एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब होगा। हमको कोई छोटे मोटे जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का काफी बड़ा प्रॉब्लम है, तो लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में वैकेंसीज भी ट्रिमेंडस है। जैसे सर ने वेरी एकदम शुरू में ही एक्सप्लेन किया होगा कि साल भर में कम से कम 20 से 22 एग्जाम्स आती है, 20 से 22 एग्जाम्स आती है, यानी एग्जाम्स और वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार रखो इन एग्जाम्स के लिए, तो आपके हाथ में एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब होगा। लेकिन उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू करो, जितना थोड़ा थोड़ा हो सकता है अभी से स्टडी को बैलेंस करो। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी, यानी हम इस वेबिनार में लिमिटेड टाइम है, तो हम लोग को देने के लिए तो काफी कुछ है, बट ये समय रहते हम लोग जितना इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करते थे किए हैं आज के वेबिनार में। आपको इसके अलावा डिटेल में भी जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे भांडे प्लॉट स्क्वायर पे ही करियर कैंपस करके हमारा यहाँ पे ऑफिस है। करियर कैंपस हमारा सेंटर है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स के लिए गाइड करते हैं। करियर कैंपस भांडे प्लॉट स्क्वायर पे, या आप गूगल में भी फाइंड आउट करके, आप फ्री काउंसलिंग होता है यहाँ पे। हम लोग सारे टीचर्स लोग होते हैं यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को गाइड करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स लोग कभी भी आके हमसे मिल सकते हो। एग्जाम्स यानी नॉट नेसेसरी कि ये क्लास में ही एडमिशन लेने के बाद ही हम गाइड करते हैं। हम लोग फ्री काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पे दिन भर सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो ताकि हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर काउंसिल करें। और आपको अगर स्टडी के लिए कुछ प्लानिंग चाहिए, तो आप बिल्कुल आइए, आपको फ्री काउंसलिंग भी यहाँ पे मिलेगा, और डिटेल में भी वहाँ पे हम लोग आपको बता पाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच सर। टोंडुलवार सर ने काफी अच्छा वेबिनार अरेंज किया था। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का भी काफी सिंसियरली अटेंड किया। थैंक यू सो मच सर। टोंडुलवार सर के वो थोड़ा ज्वाइन करेंगे 5 मिनट के बाद में फॉर अ फॉर्मल वोट ऑफ थँक्स। मॅडम मी आहे ना, जॉइन आहे मॅडम, ओके ओके ठीक आहे सर, कॅरी ऑन करा। या करू ना, सुरू करू? माझा आवाज येतोय का बरोबर? हो हो सर, प्लीज करा। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद आशिष ठेंगरे सर, धन्यवाद सुशांत भगत सर। स्पर्धा परीक्षेच्या निमित्ताने मित्रांनो तुमच्याशी अतिशय महत्त्वाचा असणारा संवाद दोन्ही महत्त्वाच्या असणाऱ्या व्यक्तिमत्वांनी आपल्याशी साधला।
खरं तर स्पर्धा परीक्षांची गरज, कारण स्पर्धेच्या युगामध्ये तर त्याची गरज आपल्या सगळ्यांना फार महत्वाची आहे. एक सगळ्यात महत्वाचं बेसिक तत्व जर काय असेल तर आपण बरेचदा म्हणजे विदर्भाच्या बाबतीतला जो टक्का न वाढण्याचं कारण किंवा सरांनी ज्या गोष्टींवर फोकस केलेला आहे की काही राज्य अशी आहेत की जी राज्य खऱ्या अर्थाने याच्यामध्ये स्पर्धा परीक्षेमध्ये आपली नाव आणि आपला असणारा दम त्यांनी दाखवलेला आहे. मग दक्षिणेकडची राज्य असतील किंवा उत्तर भारतातील राज्य असतील. आपण बरेचदा ही पण टीका पण करतो किंवा कधी कधी क्रिटिसाइज पण करतो की इकडच्याच एखाद्या भागांमध्ये असणारं वातावरण कसं आहे बा आणि त्यांचा रिझल्ट कसा लागतो. मित्रांनो, विदर्भाच्या भागांमध्ये मी गेली अनेक वर्ष ज्या अध्यापनाच्या क्षेत्रांमध्ये आणि स्वतः एक विद्यार्थी म्हणून मी ज्याला स्वतःला बघतो त्यावेळेला आपल्या विदर्भामध्ये बऱ्यापैकी निराशेचं एक वातावरण आहे, जे पुण्यामध्ये तुम्हाला दिसणार नाही, मुंबईमध्ये दिसणार नाही. आणि याचं रिझन काय असेल तर आपल्याकडे पायाभूत जे काही शिक्षण आहे, म्हणजे जिथनं मी असं म्हणेन की 11व्या-12व्या वर्गांपासून खरं तर हा एक अवेअर यायला पाहिजे. म्हणजे नागपूर शहराचं जरी चित्र आपण लक्षात घेतलं तरी कदाचित तुमच्या लक्षात येईल की खूप म्हणजे ज्या संस्था बऱ्याच निर्माण झालेल्या आहेत, बरेच विद्यार्थी त्याच्यामध्ये शिक्षण घेतात किंवा स्पर्धा परीक्षेचा लाभ घेत आहेत. पण त्याच्या तुलनेमध्ये आपण आपल्याकडच्या असणाऱ्या उदासीनतेमुळे जो काही भाग निर्माण झालेला आहे त्याची असणारी जी प्रतिक्रिया खरं तर चांगल्या यशामध्ये यायला हवी ती बरेचदा आपल्यापर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. आणि म्हणून खरं तर हा पहिला प्रयत्न असा आहे, म्हणजे कुठनं तुम्हाला ओढ असायला पाहिजे तर ती 11व्या वर्गापासून असायला पाहिजे. आणि आज इंडक्शन कार्यक्रमामध्ये हा कार्यक्रम मुळातूनच इन्क्लूड करण्याच्या मागचा हेतू आहे की तुम्हाला पुढची 2 वर्ष मिळतात. फर्स्ट इयर मध्ये आज तुम्ही आलेला आहे, सेकंड इयर फायनल मध्ये तुम्हाला पुन्हा वेळ मिळतं. या 3 वर्षांमध्ये किमान आपण पूर्णपणे त्याला झोकून देऊन त्या अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगातून स्वतःला जर तयार करण्याचा प्रयत्न केला तर कदाचित तुम्हाला त्याच्यात मिळणारे यश हे फार महत्वाचं असेल. सरांनी वैदिक मॅथमॅटिक्सचा उल्लेख केला, आपल्या असणाऱ्या बाकीच्या मॅथ्सचा उल्लेख केला. ही सगळे टेक्निकली जर आपण विचार करायला लागतो, नागपूर शहरांमध्ये फ्री ऑफ कास्ट वैदिक मॅथमॅटिक्स शिकवल्या जातं. म्हणजे कदाचित तुम्हाला माहिती नसेल, पण कर्वे शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून हे विद्यार्थ्यांपर्यंत, मुलींपर्यंत, मुलांपर्यंत पोहोचवल्या जातं. रामटेकच्या असणाऱ्या कालिदास विश्वविद्यालयाचा सुद्धा एक छोटासा अभ्यासक्रम 3 महिन्याचा आहे. तर त्या अशा छोट्या छोट्या अभ्यासक्रमाकडनं आपण जर स्वतःला तयार करत पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला तर मला वाटतं की रिझनिंग असेल, ऍप्टिट्यूड असेल, ज्याची भीती मला तर फार पहिलेपासून राहिलेली आहे, 10 वर्गात गणितात नापास झाल्यापासून. त्याच्यामुळे मला सातत्याने असं वाटत आलंय की बा आपल्याला जर याच्यावर मात करायची असेल तर छोट्या छोट्या गोष्टीतनं आपण कुठेतरी शिकत गेलो पाहिजेत. आणि आज करिअर कॅम्पसनी खास तुमच्याकरता, उन्हाळ्यात तर त्यांनी तुमच्याकरता वर्कशॉप फ्री ऑफ कास्ट घेतलेलं होतं. आज पण त्यांनी आपल्या असणाऱ्या विनंतीला, महाविद्यालयाच्या विनंतीला मान दिलात आणि या कार्यक्रमांमध्ये त्यांनी सहभाग नोंदवत तुमच्यापर्यंत स्पर्धा परीक्षेची असणारी माहितीच नव्हे तर त्याला आपण कसं फेस केलं पाहिजे हे पोहोचवण्याचा अतिशय सुंदर रीतीने प्रयत्न केला. ठेंगरे सरांनी प्रयत्न केला, भगत सरांनी फार मोठा चांगला प्रयत्न केलेला आहे. आणि या प्रयत्नाला यश त्यावेळेला येईल की ज्यावेळेला तुमचं त्याला सहकार्य मिळणार आहे. आणि म्हणून मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपण स्वतःहून झोकून देऊन, म्हणजे आपण अलीकडे खरं तर ग्रॅज्युएशनचा भाग सुद्धा झोकून देऊन कितपत करता हा एक असणारा प्रश्न पडला गेलेला आहे. एक छोटस असणारा एक भाग मी कोट करतो आणि मग याच्यामध्ये थांबतोय. 1951 मध्ये मुंबईच्या एल्फिस्टन कॉलेज समोर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं भाषण झालं आणि डॉक्टर आंबेडकरांनी त्यावेळेला नमूद केलेली वाक्य मी तुमच्यासमोर पुन्हा ठेवतो. आणि ते असं म्हणाले होते की अलीकडच्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षा ग्रहण करणं, ज्ञान ग्रहण करणं याची पिपासू वृत्ती मात्र दिसत नाही. 1951 आहे म्हणून मी तुम्हाला तुमच्या पिढीला फारसा असणारा दोष मी काही देऊ शकत नाही. आणि ते असं म्हणाले की अलीकडे ज्ञान वाटणाऱ्यांची संख्या वाढते पण ज्ञान घेणाऱ्यांची संख्या मात्र कमी व्हायला लागली. कमी म्हणजे संख्येच्या तुलनेमध्ये नाही. आणि मग आपण ज्या वेळेला हे चित्र पाहायला लागतो की इतका मोठा भारत, इतकी मोठी असणारी आपली प्रचंड लोकसंख्या, त्याची असणारी खरं तर लोकसंख्या म्हणजे खरं तर संसाधन आहेत, पण ही संसाधन ज्या वेळेला झोकून देऊन आपलं कॉन्ट्रीब्युशन द्यायला लागेल, आपलं डिव्होशन द्यायला लागेल, त्यावेळेला मला वाटतं की अतिशय चांगल्या रीतीचा एक स्कॉलर वर्ग याच्यातनं बाहेर पडेल आणि जो देशाला खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शक ठरू शकेल. म्हणजे राजकीय वर्ग आपल्या परीने आपली कामं करत असतात, त्यांचे बरे वाईट परिणाम आपण सगळेजण बघत असतो, पण प्रशासनातला वर्ग त्याच्या निवृत्तीपर्यंत कायम असतो. आणि त्याच्याकडे जर एखादी विजन असेल, एखादा असणारा एक प्रोजेक्ट असेल, आपला एक दृष्टिकोन जर असेल तर कदाचित त्या असणाऱ्या प्रकल्पांमधनं लोकांचा जो काही फायदा होणार आहे, समाजाचा जो फायदा होणार आहे, पर्यायाने राष्ट्राचा जो फायदा होणार आहे तो फार महत्वाचा ठरणार आहे. आणि म्हणून मित्रांनो, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की या सगळ्या लोकांच्या, मोठ्या लोकांच्या ज्या काही वेदना आहेत त्या वेदनांना आपण जर खऱ्या अर्थाने समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि तुमच्या बाजूनी
या प्रयत्नाची पराकाष्ठा होण्याचा जर आजच्या दृष्टिकोनातून जर भाग व्हायला लागला तर मला वाटतं की बा इंडक्शनच्या कार्यक्रमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत जो काही हेतू पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय त्या हेतूला कुठेतरी एक बळ मिळालं जाईल. आणि आजचा असणारा प्रयत्न त्या दृष्टिकोनातून जरी प्रायमिक बेसवर तुम्हाला वाटत असेल तरी पण सातत्याने ही लोक तुमच्या संपर्कात राहणार आहे. त्यांच्या फ्री ऑफ जे काही डेमो होता त्या डेमोलाही आपण हजेरी लावली पाहिजेत. आणि त्यातनं आपल्याला जर काही शिकता आलं, शोधता आलं, समजून घेता आलं तर आपला असणारा विकास आणि आपली वाटचाल अतिशय चांगल्या रीतीने होऊ शकेल. म्हणून आजचा असणारा आजचा हा दिवस आणि आजचा हे शेषक्षण, म्हणून सुरुवातीलाच मी म्हटलं होतं की हे जिव्हाळ्याचा असणारा आपला विषय आपल्या करिअरशी संबंधित आहे. आपलं असणारा आयुष्य आपण त्यातनं जे निर्माण करणार आहे त्याच्या दृष्टिकोनातनं त्याची उपयुक्तता आहे. मित्रांनो, इस बहाने से हम लोगों ने जो चर्चा की हम आप तक पहुंचे और सुशांत भगत सर जी खास और ठेंगरे सर ने जो आपका वक्त अपना दिया, इसीलिए मैं तहे दिल से मैं उनका मनपूर्वक कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ. हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सुजीत मेत्रे सर, आदरणीय डॉक्टर प्रांजलि काने मैम और इस पूरी टीम के माध्यम से जो उपक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है उन सभी के प्रति कृतज्ञता मैं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ. धन्यवाद बच्चों. हम और इसमें इंडक्शन के प्रोग्राम के साथ में और आगे भी मिलने वाले हैं. पुनः एक बार भगत सर और ठेंगरे सर के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पे मेरी शब्दों को विराम देता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद काने मैडम. Okay, sir. We'll end the session. Okay. Yeah. ठीक. अरे नुसतं काय खडखड सुरू आहे काय?